नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एप्ट्रिक्स की क्लासेस पर। और आज के करंट अफेयर्स लेकर मैं आ गया हूं। करंट अफेयर्स की टाइमिंग आप नोट कर लीजिए। ये करंट अफेयर्स आपको डेली रिकॉर्डेड फॉर्म में सुबह 5 बजे मिलता है और इसका जो डे टाइमिंग है वो है मंगलवार से लेके रविवार। तो याद रखिएगा, मंडे को आपका डेली करंट अफेयर्स नहीं आएगा, एक दिन छुट्टी लेने का हक मुझे भी है। तो फिलहाल एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तेलंगाना के सीएम ने अभी हाल ही में किसे कालोजी पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस न्यूज के ऊपर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ले चलता हूं आपको अंतरराष्ट्रीय खबरों की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह करंट अफेयर बेहतर तरीके से दिखाई दे रहा होगा। और अगली जानकारी थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाली है। चिंता इसलिए क्योंकि ईरान ने होर्मुज जल संधि पर अपना एक 3 दिवसीय अभ्यास शुरू कर दिया है। ईरान की नौसेना ने होर्मुज के सामरिक जल डमरू मध्य ओमान सागर में जोफाग्र 99 नाम से एक 3 दिवसीय अभ्यास शुरू किया है, जिससे निश्चित रूप से अरब देशों और अमेरिका की भौं जो है वो थोड़ी सी तन गई होंगी, उनकी माथे पर चिंता की लकीरें आने लगी होंगी। बिकॉज होर्मुज जल डमरू मध्य यानी होर्मुज स्ट्रेट अगर बंद हो जाए तो दुनिया में कई जगह पर तेल की सप्लाई रुक जाएगी। एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई रुक जाएगी। और ईरान अक्सर इस बात की धमकी देता रहा है कि वो अगर अमेरिका ने उसे ज्यादा परेशान किया तो वो होर्मुज जल डमरू मध्य पर कुछ बड़ा कर दिखाएंगे। तो फिलहाल यहां पर युद्धाभ्यास के नाम पर नौसेना के युद्धपोत, पनडुब्बी, विमान और ड्रोन से सतह क्रूज मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का परीक्षण करने की उम्मीद है। इस अभ्यास का उद्देश्य देश के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए रक्षात्मक रणनीति तैयार करना है। सीधा सा मतलब यह है कि इसका पॉलिटिकल यूज किया जाएगा। आप सभी को याद है, अभी कुछ समय पहले ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर कासिम सुलेमानी को इराक के बगदाद एयरपोर्ट पर मार गिराया गया था, जिसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच जो संबंध थे वो कहीं ज्यादा तलखियों पर चले गए थे। कभी ईरान अमेरिका को आतंकवादी घोषित करता, कभी अमेरिका ईरान को आतंकवादी घोषित करता। अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगाए, जिसकी वजह से ईरान को काफी ज्यादा परेशानी हुई। अब थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कैसे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये है आपका गल्फ ऑफ ओमान, जिसे ओमान की खाड़ी कहते हैं। ये आपके अरब सागर में है। अरब सागर का एक सिरा भारत से भी टच करता है। ये आपका ओमान है, ये यूएई है, यहां पे कतर है, और ये जो कहलाता है ये पर्शियन गल्फ कहलाता है। तो इराक हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, यहां से जितना भी तेल का उत्पादन होता है वो इसी के जरिए तेल टैंकर के माध्यम से बाकी देश को जाता है। और ऐसे में अगर ये बंद कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारा एरिया अब यहां पर, जैसे इराक को मान लीजिए तेल भेजना है तो उसे सऊदी अरब से होकर जाना पड़ेगा, यूएई से होकर जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी जो वैश्विक राजनीति है उसमें परिवर्तन आने वाला है। हाल फिलहाल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है, इसे स्ट्रेट ऑफ ओर्मुज भी कहा जाता है। ये पर्शियन गल्फ यानी कि पारस की खाड़ी, जिसे हम फारस की खाड़ी भी कहते हैं, और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। हाल फिलहाल बात करें तो इसका जो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो 35 से 60 माइल यानी कि 55 से 95 किलोमीटर चौड़ा है, जिसको रोकना या जिसको बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है ईरान जैसे देश के लिए। अगर ऐसा हुआ तो कई सारे देशों को जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी मिलती है उसमें बहुत सारा दिक्कत आ सकता है और बहुत सारी परेशानी आ सकती है। इस पर 2 मेन आइसलैंड है, एक है किशम और एक है होर्मुज और हैंगजम जिसे भी बोला जाता है। ये ग्रेट स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिकॉज अगर यहां से ऑयल टैंकर्स को गुजरने पर रोक लगा दी जाए तो जो देश, ये पूरे विश्व में ऑयल की कीमतें हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा और इस वजह से जो आपका कच्चा तेल है उसमें काफी सारा उसकी कीमत बढ़ने के आसार रहते हैं। तो ईरान ने क्या शुरू कर दिया है, ईरान ने जोफाग्र 99 नाम का एक 3 दिवसीय अभ्यास शुरू किया है। ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है। ईरान के बारे में आपको वैसे तो बहुत कुछ पता है, थोड़ा सा मैं भी बता देता हूं। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी चलती है रियाल, रियाल, और वर्तमान समय में हसन रूहानी वर्तमान समय में यहां पर प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी भारतीय जानकारी। ये जानकारी जुड़ी हुई है इंडियन पोस्ट से। अभी हाल ही में इंडियन पोस्ट ने यानी कि भारतीय डाक सेवा ने एक 5 स्टार स्कीम शुरू की है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि 5 स्टार तो होटलों को कहा जाता था, अब क्या डाकघरों को भी 5 स्टार कहा जाएगा? एग्जैक्टली। अब इनके लिए भी रेटिंग सिस्टम होगा, मतलब कि किसी को 3 स्टार डाकघर कहा जाएगा, किसी को 4 स्टार डाकघर, तो किसी को 5 स्टार डाकघर यानी कि 5 स्टार पोस्ट ऑफिस कहा जाएगा। जो 5 स्टार पोस्ट ऑफिस होंगे उनके अंदर ये सुविधाएं होना आवश्यक हैं, जैसे कि वो बचत बैंक खाते खोल सके, वो रिकरिंग डिपॉजिट खोल सके,
वो एनएससी और केवीपी प्रमाण पत्र जारी करते हैं, मतलब किसान विकास प्रमाण पत्र। सुकन्या समृद्धि खाता वहां पर मिल जाए आपको, पीपीएफ अकाउंट वहां पर मिल जाए। फंडेड डाकघर बचत खाता मिल जाए आपको, भारतीय डाक पेमेंट यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट के खाते मिल जाए आपको। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाए, ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी मिल जाए, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति खाता। ये अगर 5 तरह के खाते आपको किसी डाकघर के अंदर मौजूद मिलते हैं तो उसे कहा जाएगा कि वो 5 स्टार डाकघर है। इस तरीके से थोड़ा सा ये देखने में मदद मिलेगी और लोगों को सुविधा भी हो पाएगी कि कौन सा डाकघर उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान कर सकता है। तो डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं का सार्वभौमिक यानी कि पूरी तरीके से एक 360 डिग्री कवरेज करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए 5 स्टार गांव के नाम से एक योजना शुरू की है। तो अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि 5 स्टार गांव किसने शुरू किया, तो ये शुरू किया है भारतीय डाक ने। और इसमें बस कुछ नहीं है, मार्केटिंग और एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह का सर्टिफिकेशन प्रोसेस है ये, ताकि ये पता चल सकेगा आपको कि डाकघर के आगे कितना स्टार लगा हुआ है। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको जरूर नोट कर लेना चाहिए कि इस योजना की जो शुरुआत है वो महाराष्ट्र से की गई है। योजना का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय संचार मंत्री संजय धोत्रे ने बताया कि यह योजना महाराष्ट्र में प्रारंभिक आधार पर शुरू की जा रही है और यहां के अनुभव के आधार पर ही इसे देश में शुरू किया जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि 5 स्टार गांव योजना जो कि भारतीय डाक ने शुरू की, कहां से शुरू हुई है, तो महाराष्ट्र में शुरू की गई है। वर्तमान समय में आपके भारतीय डाक के यानी कि इंडियन पोस्ट के जो डायरेक्टर जनरल हैं, इसका मुख्यालय डाक भवन न्यू दिल्ली में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वर्तमान समय में विनीत पांडे हैं, जबकि अरुंधति घोष जो है वो वर्तमान समय में सचिव के पद पर कार्य कर रही हैं। डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव के फॉर्म में प्रदीप्त कुमार बिसोई है। लेकिन आपको सिर्फ डायरेक्टर जनरल ही याद रखना चाहिए, बाकी की और आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। मुख्यालय जरूर याद रखिएगा, नई दिल्ली में है। और अगर हम बात करें, थोड़ा सा इतिहास में आपको लेके जाता हूं। पूरे विश्व में डाक यानी इंडियन पोस्ट को बढ़ावा देने के लिए, नॉट इंडियन पोस्ट, अंतरराष्ट्रीय डाक सेवा दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार इसे 1969 में मनाया गया था। यानी कि विश्व डाक दिवस या अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस आपसे कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस 1774 में कोलकाता में खोला गया था। उस समय भारत में जो गवर्नर था वो था लॉर्ड क्लाइव, यानी रॉबर्ट क्लाइव के समय में भारत में इंडियन पोस्ट की शुरुआत हुई, यानी कि भारतीय डाक की शुरुआत हुई। पहला स्पीड पोस्ट भारत में 1986 में आया है और मनी ऑर्डर सिस्टम भारत में 1880 से चल रहा है। पहला डाकघर जो भारतीय सीमा से बाहर है और इंडियन पोस्ट है तो वो है दक्षिण गंगोत्री में, जो कि अंटार्कटिका में है। इसे 1983 में डेवलप किया गया था। तो ये थोड़ी सी जानकारी इतिहास से और थोड़ी सी जानकारी वर्तमान से। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई है तो फटाफट से पॉइंट देख लीजिए। 5 स्टार गांव योजना महाराष्ट्र से शुरू की गई है। विनीत पांडे वर्तमान समय में भारतीय डाक के हेड है या डायरेक्टर जनरल है। अगली जानकारी तस्वीर में देखिए। तस्वीर में आयुष्मान खुराना बेहद स्मार्ट लग रहे हैं और इनको अभी हाल ही में यूनिसेफ ने, यानी कि यूनाइटेड नेशन चाइल्ड इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड से इस नाम से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड नेशन चाइल्ड इमरजेंसी फंड कर दिया गया है। उसमें से आई को गायब कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसको शॉर्ट फॉर्म में यूनिसेफ ही पुकारा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का जो गठन था, ये द्वितीय विश्व युद्ध में जो बच्चे परेशान हो गए थे, जिनको पास रहने और खाने के लिए चीजें नहीं थी, उनके लिए इस फंड का इस्तेमाल किया गया था। बाद में इसको यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र से अटैच कर दिया गया। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकारियों के लिए चलाया जा रहा एक कार्यक्रम है फॉर एवरी चाइल्ड। ये किसका प्रोग्राम है? यूनिसेफ का प्रोग्राम है। जो पॉइंट आपको याद करना है वो मैं आपको बताता चला जा रहा हूं, उस पर ही पॉइंट करिए। वही जो हाईलाइट, देखिए सब नहीं पढ़ सकते हो आप, जितना हाईलाइटेड है केवल उतना अपने दिमाग में रखिए और रटने की कोशिश मत करिए। करंट अफेयर्स को रिलेट करने की कोशिश करिए। पहले किससे रिलेट करेंगे? अभिनेता आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना के बारे में अभी एक न्यूज आई। क्या न्यूज आई? उनको यूनिसेफ भेजा गया। यूनिसेफ में क्या भेजा गया? उन्हें बनाया गया है सेलिब्रिटी एडवोकेट। सेलिब्रिटी एडवोकेट का मतलब ये होता है, मोटिव ये होता है, बिकॉज ये माना जाता है कि बच्चे जो हैं वो फिल्मी हस्तियों से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे में फिल्मी हस्तियां अगर उनसे कुछ कहती हैं तो वो उसको जरूर मानेंगे, ऐसा माना जाता है। तो फिलहाल वो भारत में इस पहल की दिशा में काम करेंगे और बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ के प्रयासों का समर्थन करेंगे, क्योंकि वर्तमान में विशेष रूप से जो लॉकडाउन हुआ और जो महामारी हुई, इसमें सामाजिक आर्थिक प्रभाव आए, जिसकी वजह से जो उनके पेरेंट्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है और ऐसा देखा जा रहा है कि कई जगह घरेलू हिंसाओं की घटनाएं हुई हैं जिनमें बच्चों के साथ मारपीट हुई है। तो ऐसे में उनको बचाने के लिए, उनको समझाने के लिए ये जो सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है वो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। तो अगर हम थोड़ा सा आगे लेके जाएं इस न्यूज को, एक न्यूज आपको और याद रखनी चाहिए। कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि फिर दिया मिर्जा को क्या बनाया गया था। दिया मिर्जा को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम बनाया गया, यानी कि वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से संबंधित हैं, जिनको इस बार उनका टेन्योर बढ़ाया गया था। उनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था 2022 के लिए। तस्वीर में मौजूद है दिया मिर्जा
और गुडविल एम्बेसडर के तौर पर दिया मिर्जा को एक भी पैसा नहीं मिलता है। कई सारे लोगों को लगता होगा नहीं बहुत सारा पैसा वो कमा रहे, नहीं, इस तरह के एम्बेसडर को कोई पैसा नहीं मिलता है, बल्कि उनको और ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन ये अच्छे काम है, आप इसे सामाजिक समाज सेवा भी कह सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो गुडविल एम्बेसडर वर्तमान समय में भारत की तरफ से बनाया गया है वो दिया मिर्जा है, और उनका टर्म जो है 2022 तक एक्सटेंड किया गया अभी हाल ही में। यूनिसेफ की बात करें तो नाम से ही पता है कि ये गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अध्यक्ष वर्तमान समय में एन वेनमैन है, बट इनका नाम आपको नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है हेड मुखिया का नाम, जिनका नाम है हेनरीटा एच फोर है। हेनरीटा एच फोर जो है वर्तमान समय में आपकी यूनिसेफ की हेड है। स्थापना जरूर याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगली जानकारी की तरफ ले चलता हूं आपको। याद रखेंगे ना, यूनिसेफ जो है वो आयुष्मान खुराना और यूएनईपी जो है वो दिया मिर्जा है। आप कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैंने इसको दोबारा रिवाइज करा दिया। अगली जानकारी है स्टार्टअप पारितंत्र, यानी कि कई जगह आपने देखा है कि कई सारे स्टार्टअप अभी हाल के समय में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जिनमें से कई ऐसा एक स्टार्टअप है बायजूस। बायजूस के बारे में आपने जरूर सुना होगा। बायजूस जो है ये रविचंद्रन द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप है और वर्तमान समय में भारत में तेजी से बढ़ने वाला एक स्टार्टअप है। इसके अलावा कई स्टार्टअप है, पेटीएम भी स्टार्टअप ही है, एक ओला और जोमेटो, ये सभी भारतीय स्टार्टअप हैं। इनमें से मुझे नहीं, माफी चाहूंगा अगर मैंने किसी विदेशी स्टार्टअप का नाम ले लिया हो, बिकॉज मुझे याद है कि पेटीएम जो है ये भी भारतीय है और ओला भी भारतीय है, आई थिंक जोमेटो भी भारतीय है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो स्टार्टअप है ये भारत में शुरू किए गए और तेजी से आगे बढ़े, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं उनको एक इकोसिस्टम प्रदान किया गया होगा जिसकी वजह से वो आगे बढ़े हैं। तो ऐसे कौन से राज्य हैं जो अपने यहाँ स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने में मदद करते हैं? तो इसके दूसरे संस्करण के परिणामों की घोषणा हो गई है और इसमें क्या किया गया है, इसकी जो घोषणा है वो आपके उद्योग मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने की है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने इसको अभी हाल ही में किया। इसमें 22 राज्यों को शामिल किया गया था, साथ साथ 3 केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया गया और इस रैंकिंग को जारी किया गया। इसमें क्या किया गया था, फ्रेमवर्क 2019 में 30 एक्शन पॉइंट के साथ 7 व्यापक सुधार क्षेत्र शामिल किए गए, जिसमें संस्थागत समर्थन यानी कि कैसे उसको समर्थन मिला, क्या वो संस्था जो है वो अपनी शिकायतें दूर कर पा रही है, सार्वजनिक खरीद मानदंडों में कितनी ढील मिली या किस तरीके से राज्य ने उनको मदद किया है। तो इस रैंकिंग की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है गुजरात ने। सबसे बढ़िया तरीके से स्टार्टअप जो डेवलप हो पा रहे हैं वो गुजरात में हो पा रहे हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, इसमें 2 श्रेणी में इनको बांटा गया था, एक था श्रेणी एक्स यानी कि एक्स कैटेगरी और एक था कैटेगरी वाई। एक्स कैटेगरी में उन राज्यों को रखा गया था जो वाई में नहीं थे। ये बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है एक्स कैटेगरी का कि इनके इसमें उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया जो वाई में नहीं थे। अच्छा, वाई में कौन थे? वाई में आपके सारे पूर्वोत्तर राज्य थे एक्सेप्ट असम, यानी असम को छोड़कर, और सारे केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली को छोड़कर, यानी कि असम और दिल्ली जो है उन्हें शामिल किया गया था कैटेगरी एक्स में। तो इसमें टॉप नंबर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है गुजरात ने, जबकि कर्नाटका और केरला की बात करें तो ये अच्छा प्रदर्शन किया है। अग्रणी यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और राजस्थान। आपको इतना नहीं याद कर रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है श्रेणी एक्स में, गुजरात ने। श्रेणी वाई में किसने किया है? श्रेणी वाई में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जबकि अग्रणी रहा है चंडीगढ़। तो कौन सा रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग रिजल्ट 2019। ये इसका दूसरा संस्करण था। किसने लॉन्च किया था? पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है। ये किसी भी चीज को ये बता सकता है, किसी भी राज्य के बारे में ये बताता है कि किस तरीके से वहां की सरकारें जो है या वहां का जो पारितंत्र है वो स्टार्टअप के लिए ठीक है। अगली जानकारी की तरफ ले चलता हूं। जो तस्वीर में आप पहले तस्वीर को देखा करें, तस्वीर देखने से ये हो जाता है कि न्यूज के बारे में एक बेस बन जाता है। ये है मनोज सिन्हा, जिनको अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। जीसी मुर्मू की जगह ली है इन्होंने। जीसी मुर्मू जो है वर्तमान समय में आपके कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं, यानी कि भारत के कैग बन गए हैं, जिन्होंने राजीव महर्षि की जगह ली थी। तो ये तो हो गए अपॉइंटमेंट, लेकिन इनकी चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जम्मू कश्मीर में भी एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया गया है। आप कहेंगे केंद्र में भी तो एक योजना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि केंद्र में भी एक योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या उसका दूसरा नाम है आयुष्मान भारत योजना। ये एक तरह का बीमा योजना है जो गरीबों को 5 लाख रुपए तक का कवर देता है, बीमा कवर देता है।
फिलहाल यह है कि इस योजना में सभी लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता आयुष्मान भारत योजना में। तो जिन लोगों को इस योजना में शामिल नहीं किया गया उनके लिए जम्मू कश्मीर में एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की गई है, जिसका नाम है सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना या यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। कहां शुरू की गई? जम्मू कश्मीर में शुरू की गई, आयुष्मान भारत की तर्ज पर। इस योजना के लिए कहा जा रहा है कि 123 करोड़ रुपए का वार्षिक खर्च हो सकता है और इसके तहत ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी जैसे यानी कि हृदय और किडनी से संबंधित जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को पहले दिन से ही लाभ दिया जाएगा। लाभार्थी अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पहले और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन बाद तक जांच और दवाओं के खर्च को वहन कर सकेंगे, उनको दिया जाएगा। और इसके लिए टारगेट किया गया है कि 70 लाख उन निवासियों को मुफ्त बीमा कवर दिया जाएगा जो आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं है। इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए आपको आयुष्मान भारत योजना समझनी होगी। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की जो शुरुआत, जिसे ABY भी कहा गया, को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। मतलब इन दोनों योजनाओं में कोई अंतर नहीं है। इससे पहले भी एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना पूरे देश में चलती थी, उसका भी विलय इसी योजना में कर दिया गया था। इस योजना का एक नाम है मोदी केयर योजना भी इसे कहा जाता है। तो वास्तव में देश के गरीबों के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। PMJAY के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। इसको 2 कैटेगरी में लॉन्च किया गया है। एक कैटेगरी जो गांव से बिलोंग करते हैं यानी कि विलेज एरिया के लिए, और एक शहरी क्षेत्र के लिए। विलेज एरिया में उन व्यक्तियों को शामिल किया गया है जिनमें 16 से लेकर 59 साल तक के व्यक्ति मौजूद हैं। जिन परिवारों में उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा, बट उनमें से किसी के पास उनका अपना मकान नहीं होना चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा जो मकान का मालिक होगा। इसके अलावा शहरी योजना की बात करें, जो रेडी पट्टी वाले हैं, जो गरीब हैं, जो भिखारी हैं, उसमें उन लोगों को इस योजना में कवरेज दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की घोषणा की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2019 को इस योजना की शुरुआत पूरे भारत में कर दी गई थी और देश में इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। 5 लाख रुपए के इसमें बीमा योजना मिलता, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा इसमें दिया जाता है। मतलब एक तरह का कार्ड आपको इशू हो जाएगा, जैसे आपने मेडिकल क्लेम पॉलिसी वगैरह सुनी होगी, उसी तरीके का है। अगली जानकारी के लिए आपको चलना पड़ेगा मध्य प्रदेश, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.75 लाख यानी 1,75,000 घरों को इनॉग्रेट किया, उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2020 को PM आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया है और यह सब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किया है, PMAY। ठीक है, सबके आवास का सपना हो रहा साकार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये ध्यान रखिएगा। इसका थोड़ा सा लोगो वगैरह आप देख लिया करो। इस तरह के जो भी योजना होते हैं उनमें लोगो वगैरह थोड़ा सा ध्यान रखा करें। कभी कभी सीधे पेपर में उठा के लोगो रख देता है और पूछता है कि ये किस योजना का लोगो है। अगर देखा जाए तो इस योजना के अंतर्गत 1.14 करोड़ आवास बनाए जा चुके हैं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को 100% अनुदान राशि के रूप में 1,20,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, जिसमें से 60% हिस्सा केंद्र सरकार देती है और 40% हिस्सा जो है वो प्रदेश सरकार देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य 2022 तक लगभग 2 करोड़ किफायती घर बनाना है और ये योजना अपने हिसाब से सही तरीके से अभी तक चल रही है और ऐसा लगता है कि 2022 तक ये योजना अपने लक्ष्य को पालेगी। तो 1.75 लाख घरों का उद्घाटन कहां हुआ? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मध्य प्रदेश अभी चर्चा में रहा अपने 2 अभियान की वजह से, रोको टोको अभियान और एक दूसरा अभियान था एक मास्क जिंदगी अनेक, मास्क एक जिंदगी अनेक। ये दोनों ही अभियान जो थे मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किए थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने एक और घोषणा की है कि जो सरकारी नौकरियां होंगी उनमें सिर्फ और सिर्फ केवल मध्य प्रदेश के जो निवासी होंगे उन्हीं को उन परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा या उन्हीं को ही सरकारी नौकरियां प्राप्त होंगी। प्लस CET के जरिए यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए ही मध्य प्रदेश में सभी सरकारी नौकरियां भरी जाएंगी, ऐसी घोषणा उन्होंने अभी की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश अभी क्यों चर्चा में रहा पिछले 6 महीने के दौरान, ये जो पार्ट रहता है मेरा, ये आपको पिछले 6 महीने करंट कवर करा देगा मध्य प्रदेश वालों का। इंतजार आपका नाम का एक टूरिज्म अभियान जो है यानी कि पर्यटन अभियान जो है ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था। MP गवर्नमेंट ने किल कोरोना नाम का एक कैंपेन चलाया था और मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक उपलब्धि हासिल की है कि गेहूं को समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा मात्रा में जिसने खरीदा है पूरे देश में वो मध्य प्रदेश है।
देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक यानी ई कचरा क्लिनिक जो है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में खोला गया था। और अपने स्कूलों में मध्य प्रदेश सरकार ने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के आंकड़ों के मुताबिक इंदौर जो है वो सबसे स्वच्छ शहर अगेन घोषित हुआ है। और सिंगर सुमन कल्याणपुर को 2018 और म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह को 2017 के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला लता मंगेशकर अवार्ड इस बार दिया गया था। और फर्स्ट एडिशन जो है वो निमाड़ चिली फेस्टिवल 2020, निमाड़ चिली फेस्टिवल जो है इसका संबंध जो है वो मध्य प्रदेश से है। बिकॉज कासरावाड़ एक जगह है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में, जहां की जो मिर्च है, लाल मिर्च जो है वो काफी मशहूर है। और इसके ब्रांडिंग करने के लिए चिली चाचा के नाम से एक मस्कट रिलीज किया गया था। मस्कट यानी कि शुभंकर रिलीज किया गया था। एमपी सीएम ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय जल सम्मेलन इस बार कहां हुआ तो भोपाल में। और मध्य प्रदेश जो है PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ट्रीटमेंट प्रदान करने वाला यानी कि बीमा कवरेज प्रदान करने वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि देश इस रैंकिंग में वो टॉप पर है। नमस्ते ओरछा फेस्टिवल का तीसरा एडिशन अभी हाल ही में 3 दिन का ये फेस्टिवल होता है। ये भी आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। और इंदौर पहला सिटी बना पूरे भारत में जिसने कोविड-19 के दौरान अपने आप को ड्रोन से सैनिटाइज किया था। कैपिटल की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। स्टेट एनिमल बारहसिंगा है। स्टेट ट्री यानी कि राजकीय पेड़ बरगद का पेड़ है। स्टेट फ्रूट आम है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर लालजी टंडन है। लोकसभा में आपको 29 सीटें देखने को मिलेंगी, जबकि राज्यसभा में आपको यहां पर 11 सीटें देखने को मिलेंगी। जनसंख्या के बारे में बात करें तो जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर आता है, जबकि क्षेत्रफल के मामले में वो दूसरे नंबर पर आता है। यही स्लाइड आपको हिंदी में भी देखने को मिल जा रही है यहां पर। अगली जानकारी की तरफ चलें तो जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढांचा यानी कि क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, इस चीज का फुल फॉर्म बताने के लिए ही मैंने इस न्यूज को यहां पर अप्लाई किया है। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज CSCAF है क्या, ये एक फ्रेमवर्क है कि किस तरीके से हमारी जो जलवायु है उसका प्रभाव हमारे शहरों पर कम किया जा सके, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। और इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी। तो पॉइंट इज हेयर कि हरदीप सिंह पुरी कौन है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री। CSCAF है क्या, CSCAF यानी कि फिर से एक बार बता देता हूं, क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क, यानी कि जलवायु यानी क्लाइमेट स्मार्ट सिटी हो गया, आकलन मतलब असेसमेंट, ढांचा मतलब फ्रेमवर्क का लक्ष्य नियोजन के दौरान जलवायु परिवर्तन से निपटने और विभिन्न कार्यों को लागू करने के लिए शहरों को एक रोड मैप प्रदान करना है। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो बारिश के दौरान जो बाढ़ आ जाती है उससे निपटने के लिए इस फ्रेमवर्क को लाया जा रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको शहरी योजनाओं विकास के लिए क्लाइमेट सेंसिटिव अप्रोच बनाने में मदद मिलेगी। और ये 5 श्रेणियों में 28 संकेतक किए गए हैं कि किस तरीके से शहरों को ऊर्जा और हरित निर्माण में आगे लाया जाए, किस तरीके से शहरी नियोजन किया जाए और किस तरीके से आवागमन और वायु गुणवत्ता बनाई जाए, जल प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, कचरा प्रबंधन किस तरीके से किया जाए। तो इन संकेतकों पर काम किया जाएगा। और इसके पीछे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर जो है मिनिस्ट्री ऑफ या आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की मदद करने वाला है। इन्होंने अभी हाल ही में एक चैलेंज लॉन्च किया है, स्ट्रीट फॉर पीपुल चैलेंज। बिकॉज यह स्मार्ट सिटी मिशन की एक पहल है शहरों को अधिक चलने योग्य बनाना, मतलब कि जाम की समस्या जो होती है पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल बनाने में मदद करना है। तो इस स्ट्रीट्स फॉर पीपुल चैलेंज किसने शुरू किया है, महुआ ने। महुआ का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। फिट इंडिया मिशन भी इसी के अंदर शामिल किया गया है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। अगर हम बात करें NIUA जो इसमें मदद करने वाला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स का, ये भारत में शहरी नियोजन और विकास पर अग्रणी राष्ट्रीय थिंक टैंक है। यानी कि ये योजनाएं बनाता है कि किस तरीके से हमारे स्मार्ट सिटीज को डेवलप किया जाए। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। वर्तमान समय में इसके निर्देशक जो हैं वो हैं हितेश वैद्य। NIUA भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। CSCAF का फुल फॉर्म ना भूलिएगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है आंध्रा पुलिस जो है उसने टॉप कर लिया है। किस मामले में टॉप कर लिया है, जैसे आपको याद होगा कई सारे हत्याकांड अभी हमने देखे, आरुषि हत्याकांड हो, उसमें पता चला था कि फिंगरप्रिंट सही तरीके से नहीं लिए गए।
तो ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी जो लोकल पुलिस है वो सही तरीके से फिंगरप्रिंट नहीं लेती, लेकिन इस मामले में सही तरीके से फिंगरप्रिंट मामले में आंध्र प्रदेश की जो पुलिस है वो टॉप पर आई है। यानी कि जब चांस फिंगरप्रिंट विकसित करने की बात आती है तो आंध्र प्रदेश पुलिस विभाग इसमें सबसे आगे नजर आया है। साथ ही यह विभाग चांस फिंगरप्रिंट के मामलों की पहचान करने में भी पहले स्थान पर है और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यह जानकारी देता है। इस वर्ष दक्षिणी राज्य ने 9418 चांस फिंगरप्रिंट को विकसित किया, जो देश में अन्य राज्यों में सबसे ज्यादा है। इससे क्या होगा, इनका एक डेटाबेस बन जाएगा जो भी अपराधी वहां पर होंगे, और अगर कभी भी मान लीजिए क्राइम ब्रांच को कुछ भी ढूंढना हो तो उस डेटाबेस के जरिए वो अच्छे तरीके से इन फिंगरप्रिंट के माध्यम से व्यक्ति की उपयोगिता या व्यक्ति के बारे में आसानी से पता लगा लेंगे। एनसीआरबी के अनुसार फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की मुख्य जवाबदेही अपराध स्थल पर अपराधियों द्वारा छोड़े गए चांस फिंगरप्रिंट्स को विकसित करना होता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मौजूदा अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स को डेटा बैंक के साथ इसके मिलान करवाया जा सके, और अगर जान पहचान का कोई अपराधी वहां गया होगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के बारे में जैसे आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी, है ना। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक कुछ दिन पहले ही संपूर्ण पोषण अभियान लॉन्च किया था, ताकि जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको एक पोषण किट प्रदान की जा सके। ये एग्जैक्टली वैसी ही एक अभियान है जो सुपोषित मां अभियान आपके लोकसभा अध्यक्ष, सुपोषित मां अभियान आपके लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला ने शुरू किया था कोटा राजस्थान से, ठीक है। और अगर हम आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान समय में विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, और राजधानियां तो वहां तीन होने वाली हैं, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। अगली जानकारी है एरो इंडिया 21 की वेबसाइट आ गई है दोस्तों। अगर आप एयर इंडिया शो देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फीस भर सकते हैं। एरो इंडिया ये है जो क्या होता है, ये एक एयर शो होता है, एक हवाई शो होता है, द्विवार्षिक है, यानी कि 2019 में हुआ था, अब ये 2021 में होगा, और ये हर साल एलहंका वायुसेना स्टेशन है बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन रक्षा प्रदर्शनी संगठन और रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। एरो इंडिया का 13वां संस्करण आपको देखने को मिलेगा। 12वां संस्करण 2019 में हुआ था। इसे 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इसका पहला संस्करण 1996 में आयोजित किया गया था और यह एशिया में होने वाले सबसे बड़े एयर शो का हिस्सा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 2 लाख लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट का मतलब वो जाते हैं देखने के लिए। तो अगर आप भी इसमें बुकिंग कराना चाहते हैं तो जाकर यहां पर इस वेबसाइट यानी aeroindia.gov.in पर आप कर सकते हैं। तो एरो इंडिया क्या है? एरो इंडिया एक द्विवार्षिक शो है, हवाई शो है, जिसको लोग दूर दूर से देखने आते हैं। कहां होता है? कर्नाटक में होता है। अगली जानकारी है 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा अभी हाल ही में सभी बैंक के उधारकर्ताओं को 6 महीने का मोराटोरियम मिला था। अब ये मोराटोरियम क्या होता है? रिजर्व बैंक ने कोविड-19 के दौरान किस्त यानी ईएमआई से राहत देने के लिए 6 महीने का मोराटोरियम सभी बैंक वालों को देने के लिए कहा था, ताकि मान लीजिए आपने लोन लिया है तो अगर आप 6 महीने तक कोई भी किस्त नहीं चुका पाए हैं तो इससे आपके सिविल स्कोर पर यानी कि क्रेडिट स्कोर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका खाता भी एनपीए नहीं किया जाएगा। जबकि नॉर्मल सिचुएशन में 3 महीने तक किस्त ना देने पर आपका खाता एनपीए हो जाता है, लेकिन अभी 6 महीने के दौरान नहीं हुआ। ऐसे में क्या होगा? बैंक उधारकर्ताओं को जो राहत दी गई है इसका बैंक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वाकई में बैंक बचेंगे कि निपट जाएंगे? तो इसका मूल्यांकन किया जाएगा और इसका मूल्यांकन करने के बाद जो जरूरी कदम होंगे वो इस समिति की सिफारिश पर उठाए जाएंगे। ये समिति किसकी अध्यक्षता में की गई है? ये पूर्व कैग यानी अभी जो रिटायर हुए राजीव महर्षि जी की अध्यक्षता में इसकी गठन किया गया है। अभी हाल ही में एक कमेटी गठित की गई थी जया जेटली जी की अध्यक्षता में। जया जेटली जी की जो अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी वो इसलिए की गई थी कि जो महिलाओं की विवाह लायक उम्र है या महिलाओं की जो विवाह उम्र है उसको बारे में विचार करने के लिए क्या उसे 18 से 21 कर दिया जाए, इस पर लिए जया जेटली जी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी। एक कमेटी और थी एम कस्तूरी रंगन, कभी कभी कस्तूरी मिलता है, कभी कभी कस्तूरी मिलता है, तो एस कस्तूरी रंगन की जी की कमेटी में, जिन्होंने आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की है यानी कि नई शिक्षा नीति लॉन्च की है, इन्हीं की सिफारिश पर। तो ये 3 कमेटियां हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेटी के नाम पूछे जा सकते हैं। पैनल उधारकर्ताओं और कोविड-19। वैसे ये जो न्यूज है ये बैंक वाले जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। यह समाज के विभिन्न वर्गों और वित्तीय बाधाओं को कम करने के लिए भी सिफारिशें देगा। रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर पैनल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी है। अब बारी है अगली न्यूज की तरफ। अगर हम मेघालय आपको ले चलें तो मेघालय ने लॉन्च किया है विश्व का सबसे बड़ा सुअर पालन मिशन।
यानी कि मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया। माफी चाहूंगा, मेरे मुंह से शायद विश्व निकला, लेकिन भारत का सबसे बड़ा किया गया। इसे मेघालय के पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी के तत्वाधान और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा फंडित किया गया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को सुअर के मांस के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। मेघालय में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। 209 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना का नाम है पिगरी मिशन। पिगरी प्रोजेक्ट का लक्ष्य जो है वो पोर्क यानी जिसे सुअर का मांस कहा जाता है इंग्लिश में, उसके लिए उत्पादन में इसे आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि अभी भी हम बहुत सारा 150 करोड़ रुपए तक का सुअर का मांस जो है वो बाहरी देशों से मंगाते हैं। अब सुअर के मांस का क्या करते हैं, खाते ही होंगे। पिगरी मिशन के माध्यम से राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा और उन्हें इसके पालन के लिए आगे लाया जाएगा। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लाने वाला है, ताकि आप सभी को पता चल सके कि वर्तमान समय में कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया डिजिटल पेमेंट करवा रहा है। अभी इस तरह का कोई भी रणनीति हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो भी हमें मिलता है हमें उससे भुगतान करना पड़ता है। कई सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, जैसे पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, एक्सेट्रा। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई देश में डिजिटलीकरण के परिमाणों और डिजिटल खाई को पाटने के मौजूदा तरीकों को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक लाने वाला है। तो डिजिटल भुगतान सूचकांक कौन लाने वाला है? आरबीआई लाने वाला है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान समय में शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास को अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। तो टी रविशंकर जो कि रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक है, उन्होंने बताया कि भारत में डिजिटल भुगतान तेजी से तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी पर पर्सन इसका यूज काफी कम किया जा रहा है। अब चलते हैं न्यूज फटाफट की तरफ। आरसीएफ यानी कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड देश में उर्वरक उत्पादन में अग्रणी कंपनी है। इसने अभी हाल ही में मेथेनॉल प्लांट लगाया है ट्रॉम्बे मुंबई में। तो आपको यह याद रखना होगा कि ट्रॉम्बे यूनिट मुंबई में अभी हाल ही में अपना मेथेनॉल संयंत्र लगाने वाला कंपनी कौन सा है? वो है आरसीएफ। ये है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। देश में उर्वरक उत्पादन में काफी ज्यादा आगे है। मेथेनॉल का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में किया जाता है। जैसे अब ये जो प्लांट लग गया है, जिससे भारत सरकार के पास भी मेथेनॉल उत्पादन बढ़ जाएगा। इससे थोड़ी दूर ही ओएनजीसी, ट्रॉम्बे में ही ओएनजीसी का प्लांट भी है और ये प्रतिदिन 242 मीट्रिक टन मेथेनॉल का उत्पादन करने की क्षमता है। और इसके लिए हमें मेथेनॉल बाहर से ना लेना पड़े। आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही इसको विकल्प बनाया गया है। मेथेनॉल फार्मास्यूटिकल, कीटनाशक, डाइस्टफ आदि के उत्पादन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और देश में उत्पादन सीमित होने के कारण मेथेनॉल की जरूरत को अभी तक आयात से ही पूरा किया जा रहा है। तो अब हमें बाहर से ना मंगाना पड़े, इसके लिए एक नया प्लांट लगाया गया है ट्रॉम्बे में, मुंबई में। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि 1978 में विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन को अपनाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन के तहत जो भी विकासशील देश हैं वो सभी इस बात पर सहमत हुए थे कि किसी भी नई तकनीक के आने पर वो सभी देश एक दूसरे को उस तकनीक को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करेंगे। और इसका जो मेन रीजन है वो ये कि सबका साथ सबका विकास, आप ऐसा कह सकते हो। फिलहाल इस बार इसकी जो थीम रही है वो है कोविड-19 से परे दक्षिण दक्षिण एकजुटता के माध्यम से एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ओर ले जाने वाले रास्ते। नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट क्योंकि सभी करंट अफेयर्स आपको ये पढ़ाएंगे तो मुझे भी इसे रखना पड़ा। अदरवाइज मैं इसको एज ए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं रखता, बिकॉज ये कभी आपसे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगली जानकारी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी हाल ही में सीआर राव, हु इज सीआर राव? सीआर राव जो हैं ये देश के प्रमुख गणितज्ञ हैं, साइंटिस्ट भी हैं। इनका पूरा नाम है कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव। तो अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद रखिएगा सीआर राव का पूरा नाम क्या है। तो कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव कहां से बिलोंग करते हैं? कर्नाटक के। अभी हाल ही में 10 सितंबर को इन्होंने अपनी आयु के 100 वर्ष पूरे कर लिए। इस वजह से इनके लिए एक सम्मान इनको दिया गया है। सांख्यिकी के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाले प्रख्यात सांख्यविद गणितज्ञ सीआर राव ने बृहस्पतिवार को 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सांख्यिकी से मुझे याद आ रहा है पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर हम हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और अभी
आपको कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताना है कि हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम किस दिन मनाते हैं और इस बार यानी कि 2020 में इसे कब मनाया गया या मनाया जाएगा। इससे पहले उन्हें 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सीआर राव ने सीआर राव एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की स्थापना की है। तो फिलहाल उन्हें यूएस नेशनल मेडल ऑफ साइंस से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अभी उन्हें किसने सम्मानित किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये देश में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाला अग्रणी संगठन है। अगली जानकारी, सोशल वर्कर स्वामी अग्निवेश जी का अभी हाल ही में निधन हो गया। वे आर्य समाज से संबंधित थे। 11 सितंबर को स्वामी अग्निवेश का निधन नई दिल्ली के लिवर एंड बाइलरी साइंसेज में हुआ। उन्होंने हरियाणा में शिक्षा के लिए विधायक और कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है और वह फेमस हैं बंधुआ मजदूरी और शराबबंदी के खिलाफ अपने अभियान के लिए। 1981 में उन्होंने बंधुआ मुक्ति मोर्चा और बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फंड की स्थापना की थी, जिसकी वजह से कई बंधुआ मजदूरों को आजाद कराया गया था। उन्होंने सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य समाज की विश्व परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। आर्य समाज की बात करें तो इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को की थी। ये ईश्वर और वेदों पर विश्वास करते हैं। ये मानते हैं कि ईश्वर और वेद हैं और वेदों में जो कहा गया है वो ईश्वर की ही वाणी है। स्वामी ने दयानंद सरस्वती की बात करें तो विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में उन्होंने जबरदस्त काम किया था। अगली जानकारी है, सुभाष कामत ASCI के चेयरमैन चुने गए हैं। ये ASCI क्या है? आप एडवर्टाइज देखते होंगे, एडवर्टाइज में कुछ उल्टा सीधा ना दिखा दिया जाए या एडवर्टाइज में कुछ ऐसा ना दिखा दिया जाए जो वाकई में ना हो, तो उसके ऊपर काम करने के लिए फ्रेमवर्क है और ये इसके वर्तमान समय में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाए गए हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन चुने गए हैं। ये अभी तक BBH एंड पब्लिसिज वर्ल्ड वाइड इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। फिलहाल सुभाष कामत विज्ञापन एजेंसी BBH एंड पब्लिसिज भारत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। केचम संपर्क प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NS राजन को वाइस चेयरमैन चुना गया है, जबकि मीडिया बर्ड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के CEO शशिधर सिन्हा को दोबारा मानद कोषाध्यक्ष यानी ऑनरी ट्रेजरर के रूप में चुना गया है। तो सुभाष कामत जिन्हें चुना गया है ASCI का चेयरमैन। ASCI का फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी एक जानकारी मिल रही है कि KG बेसिन यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो मीथेन हाइड्रेट जमा है वो अब तक का सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है और इसको बताया है पुणे स्थित आगारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। उसने अपने अध्ययन में बताया कि KG बेसिन यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में मीथेन बैक्टीरिया की अधिकतम विविधता है, जिसके कारण DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक स्वायत्त संस्थान के ARI जो है वो यानी आगारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसी के अंतर्गत काम करता है। उसने बताया कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में मीथेन हाइड्रेट जमा बायोजेनिक मूल यानी जीवित जीवों द्वारा उत्पादित के हैं। यानी आप कह सकते हो एक तरह का मेथेनॉल प्लांट यहां पर भी मिल सकता है, मीथेन का प्लांट यहां पर भी मिल सकता है। अध्ययन में यह भी पता चलता है कि KG बेसिन में मेथनोसारसीना, मेथनोकुलस और मेथनोबैक्टीरियम है जो मीथेन जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है या जिसे दलदली गैस भी कहा जाता है उसको बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन ये कई और जगह की तुलना में बहुत अधिक है। मीथेन हाइड्रेट का 1 क्यूबिक मीटर 160-180 क्यूबिक मीटर मीथेन का उत्पादन कर सकता है और यह अनुमान है कि दुनिया भर में उपलब्ध सभी जीवाश्म ईंधन के भंडार से यह लगभग 2 गुना है। अभी तक जितना भी मीथेन और कहीं पर मिलेगा उससे 2 गुना यहां पर मिलने के चांसेस हैं। कहां पर? कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है। यह D6 ब्लॉक के लिए प्रसिद्ध है। D6 ब्लॉक क्या है? D6 ब्लॉक है 2003 में रिलायंस द्वारा भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार खोजे गए थे और जिसकी वजह से रिलायंस आज जहां है इसी की वजह से है। बेसिन में लेट कार्बोनिफेरस के प्लेस्टोसीन तक के डिपोजिशन है, यानी कि यहां पर प्लेस्टोसीन युग के यानी लगभग मान लीजिए आज से लगभग हजारों साल पहले के जो अवयव हैं वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं KG बेसिन में। यह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था कि तेलंगाना CM ने अभी हाल ही में कॉलोजी अवार्ड किसको दिया है? तो यह मिला है पोएट रामचंद्र मौली को। यह एक साहित्यिक सम्मान है जो तेलंगाना सरकार द्वारा दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं K चंद्रशेखर राव। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर वर्तमान समय में है तमिलिसै सौंदर्य राजन। राजधानी आप सभी को पता है हैदराबाद, ठीक है। तो यहां साहित्य भवन में प्रख्यात साहित्यकार रामचंद्र मौली को कलोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। ये एक साहित्य पुरस्कार है
जिसमें 1,01,116 रुपए नगद पुरस्कार और साल उड़ाकर उनको सम्मानित किया गया है। रामचंद्र मौली की बात की जाए तो वो प्रसिद्ध कवि हैं और काफी सारी रचनाएं जो हैं उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको याद रखना है, रामचंद्र मौली ने जीता कलोजी अवार्ड। अगली जानकारी है सरोद पोर्ट के बीच में, यानी कि जो बंदरगाह हैं उनके बीच में कभी कभी कुछ ऐसे विवाद हो जाते हैं जिनको तुरंत सॉल्व करना आवश्यक हो जाता है। तो सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट पोर्ट्स, इसका फुल फॉर्म है सरोद का, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट। इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया है केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया, जिनको आप जल मंत्री भी कह सकते हैं क्योंकि वो जल मंत्रालय से बिलोंग कर रहे हैं। सरोद पोर्ट्स को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य एक किफायती, समय पर निष्पक्ष तरीके से विवादों को हल किया जा सके ताकि बंदरगाहों में विवादों की वजह से जो नुकसान हो जाता है वो ना हो। तो सरोद पोर्ट का संबंध किससे है बस आपको याद रखना है, फुल फॉर्म याद रख सकते हो। अगली जानकारी है रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैप लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। $200 बिलियन का आंकड़ा छोड़ने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। शेयर बाजार में लगातार नए मुकाम बना रही रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप गुरुवार को $200 अरब को पार कर गया और यह कीर्तिमान हासिल करने वाली वह पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कंपनी का शेयर कल 7% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। बीएसई में दिन में कारोबार के दौरान कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,84,908 करोड़ रुपए यानी कि $215.75 अरब तक पहुंच गया था। मुकेश अंबानी अभी तक विश्व में 6ठे नंबर के सबसे धनी भारतीय बनकर उभरे थे। ये उनकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग थी, लेकिन अभी वो थोड़ा सा नीचे खिसक आए हैं और वो 8वें नंबर पर वर्तमान समय में चल रहे हैं। अब बारी है आज के वन लाइनर की। फटाफट से वन लाइनर, ये आपको रिवाइज करने में मदद करेगा कि जो कुछ आपने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस की कौन सी योजना गांवों के लिए लॉन्च हुई है? 5 स्टार गांव योजना। आरसीएफ ने मेथेनॉल प्लांट कहां शुरू किया? मुंबई ट्राम्बे में। और हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किसे सम्मानित किया है? प्रोफेसर सीआर राव को। 100 वर्ष पूरे हो गए हैं उनके आयु के। डिजिटल भुगतान सूचकांक के कौन तैयार करने वाला है? तो वो रिजर्व बैंक होगा। और आयुष्मान भारत की तर्ज पर सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना कहां शुरू हुई? मनोज सिन्हा द्वारा ये शुरू की गई है आपके जम्मू कश्मीर में। और हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता का 80 वर्ष में निधन हो गया है? वो है स्वामी अग्निवेश। और तेलंगाना के सीएम ने किसे कलोजी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कलोजी पुरस्कार से सम्मानित किए गए कवि रामचंद्र मौली। सरोद पोर्ट्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा। किस भारतीय कंपनी का मार्केट कैप $200 अरब से अधिक पर पहुंच गया है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और किस राज्य की पुलिस अपराध स्थल से चांस फिंगरप्रिंट विकसित करने में सबसे आगे रही है? तो आंध्र प्रदेश पुलिस। हाल ही में एएससीआई के पद पर एएससीआई के चेयरमैन पद पर किसे चुना गया? सुभाष कामत। और बैंक उधारकर्ताओं के राहत के मूल्यांकन में 3 सहायता देने के लिए कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया गया? 3 सदस्यीय। किसकी अध्यक्षता में किया गया है? राजीव महर्षि की अध्यक्षता में यह पैनल गठित किया गया है। बारी है वन लाइनर क्विज की। गडकरी ने 971 करोड़ रुपए के किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है? तो मुंगेर भागलपुर मार्ग को। पोस्ट ऑफिस कौन सी योजना के लिए लॉन्च हुआ है? तो यह है 5 स्टार योजना। और आरसीएफ ने मेथेनॉल प्लांट कहां से शुरू किया है? ट्राम्बे में। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किसे सम्मानित किया? तो वह है प्रोफेसर सीआर राव। डिजिटल भुगतान सूचकांक तैयार करने की प्रक्रिया में कौन सी संस्था कार्यरत है? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? वह स्वामी अग्निवेश, आर्य समाज से जुड़े हुए थे। और किस देश द्वारा ओमान सागर में जोल्फाग्र 99 नाम का नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? तो ईरान का। और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष में किसे फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया गया है? तो वह है आयुष्मान खुराना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर 2020 को पीएम आवास योजना के तहत किस राज्य में बने 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया उन्होंने? तो वो उन्होंने किया है मध्य प्रदेश में। किस राज्य द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है? तो वो है मेघालय। और किस राज्य की पुलिस अपराध स्थल से चांद फिंगरप्रिंट विकसित करने में सबसे आगे बनी रही? वो है आंध्र प्रदेश पुलिस। और हर साल विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया जाता है 12 सितंबर को। और हाल ही में एएससीआई के पद पर किसे चुना गया है? सुभाष कामत को चेयरमैन के पद पर। बैंक उधारकर्ताओं को राहत मूल्यांकन के लिए कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है? राजीव महर्षि पूर्व कैग की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। तेलंगाना के सीएम ने किसे कालोजी पुरस्कार से सम्मानित किया? तो वो है कवि रामचंद्र मौली। और पुडुचेरी विश्वविद्यालय के संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं ताकि आगे जो भी मरीन साइंस में जो चीज भी है उसको डेवलपमेंट किया जा सके। सरोद पोर्ट्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मनसुख मंडाविया द्वारा। कुछ ऐसे मिलेंगे जो मैंने पढ़ा नहीं है, वो सिंपल वन लाइनर ही, आप उसको समझ लो। स्टार्टअप के शुरुआती विकास चरण के आई स्टार्टअप 2.0 स्टॉप वन स्टॉप शॉप किसने पेश किया है? तो ये पेश किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। अभी हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्टार्टअप को लोन देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया है।
किस भारतीय कंपनी का मार्केट कैप 200 अरब डॉलर से अधिक पहुंच गया है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपके लाइक बहुत कम है, आपका प्यार जो है वो कम होता चला जा रहा है, तो चाहिए मुझे प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए। तो आपका दोस्तों अपने प्यार में थोड़ी कमी मत होने दीजिए। लाइक का रेशियो बहुत कम है, 2000 लाइक का टारगेट रखते हैं। कल उम्मीद करता हूं कि ये पूरा हो जाएगा। आपको दिख रही होगी मेरी मेहनत, और नहीं दिख रही है यार दोस्त तो देख लो प्लीज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।